ING न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले डाल लेते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस पर एक नजर। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर MSP बढ़ाने का फैसला। गेहूं की MSP 2,425 रुपए प्रति क्विंटल हुई तय। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 50% से बढ़कर 53% हुआ। काशी में गंगा नदी पर एक नए रेल सहज सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू, भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सैनी। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ, राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा पेश। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ, सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी CM। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा, सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM की अध्यक्षता में अहम फैसले पर मुहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का MSP 150 रुपए बढ़ाकर 2,275 रुपए से 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सरसों का MSP 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और चने का MSP 210 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए MSP अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 के बीच MSP ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि UPA सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने कई गुना स्तर पर MSP पर फसलों की खरीदारी कर किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था MSP पे, और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है जो, इन दैट पीरियड MSP पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। कैबिनेट ने DA और पेंशनर्स के लिए DNS रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 137 साल पुराने मालवीय पुल को बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निचले डेक पर 4 रेलवे लाइनें और ऊपरी डेक पर 6 लेन राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। ये यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा, जिसे 2,642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हुआ है कि
एक नया ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार CM पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा नए चुनी हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य की महायुति सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को महायुति सरकार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की संतुष्टि महिला बहनों के चेहरे पर देखी जा रही है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए स्वतंत्र कंपनी स्थापित की, सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस गठबंधन सरकार के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जेल गए, जो पत्रकारों को उठाकर सलाखों के पीछे जिन्होंने डाला, वे हमें कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे लापरवाह ये लोग हमें ना सिखाएं कि हम अपनी नारी शक्ति को कैसे सुरक्षित रखें। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार के सभी योजनाओं और वादों के लिए वित्तीय प्रावधान का पूरा समर्थन मिलेगा और किसी भी योजना में वित्तीय सहायता की कमी नहीं होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सियासी गर्मी तेज हो गई है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति को झारखंड की राजनीतिक स्थिति और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे दी गई है। 1-2 दिनों में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा।
झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है, केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी सब कुछ। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और अपना दल के कार्यकर्ता जी जान से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और समर्थन देंगे। उपचुनाव में 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव में उतर रहे हैं और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मेहनत करेगा। जीत के दावे करने का अधिकार तो हर राजनीतिक दल को है, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन 10 उपचुनाव की सीटों में हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने मुडा के अध्यक्ष मैरीगौड़ा के इस्तीफे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को मुडा घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त बताया। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। संबित पात्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि घोटाले में कांग्रेस के पूर्व विधायक बी नागेंद्र न्यायिक हिरासत में हैं। उनके पास 16 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है, उसमें बी नागेंद्र जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है, उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है। ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे। 16 केजी सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी किलोग्राम, 16 केजी सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने मुडा के लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखर की आत्महत्या का जिक्र किया। महर्षि वाल्मीकि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड। उन्होंने आत्महत्या की थी और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इल्लीगल शिफ्टिंग हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बोम्मई ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हैदराबाद में वाल्मीकि कॉरपोरेशन द्वारा अवैध तरीके से निजी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। बावजूद इसके मास्टरमाइंड के खिलाफ चार्जशीट तो दूर, उनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। इट्स अ वेरी openly known fact now that money has been transferred illegally to private accounts in Hyderabad from Valmiki Corporation. And one person had suicided also. In his suicide note, he has mentioned everything. And state government had formed a SIT and they have suspended certain officers. But however, the kingpin was not really even inquired into, forget putting them in the charge sheet. That is minister also and the chairman. However, because of the money laundering, ED came in there and through the bank and ED has filed a charge sheet now. और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नए CM के रूप में शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी CM की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इटू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ के प्रयास को विफल करने में कामयाबी हासिल की है। BSF की 73वीं बटालियन ने सीमा पर फर्जी आधार कार्ड के साथ 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक भारतीय दलाल को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय दलाल द्वारा ही घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज मुहैया करवाए गए थे। चारों नागरिक चेन्नई की यात्रा के उद्देश्य से भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे। BSF ने आगे की जांच के लिए मामले को रानीनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। दिल्ली में आयोजित हो रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल्स में एक तरफ जहां दुनिया के चुनिंदा निशानेबाज मेडल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो इस विश्व कप को कई मायनों में खास बना रहे हैं। क्या है ये तमाम पहलू, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पारखी नजर, अचूक निशाना और हर हाल में देश के लिए मेडल जीत कर लाने की जद्दोजहद, इन 3 बातों का अक्स इन दिनों दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में ISSF निशानेबाजी विश्व कप के रूप में देखने को मिल रहा है। पेरिस ओलंपिक के ठीक बाद देश को मिली विश्व कप की मेजबानी निशानेबाजी के खेल को आम लोगों के बीच एक नई पहचान दे रही है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए देश के कोने कोने से आम के साथ खास और वे युवा निशानेबाज भी सामने हैं, जिनके लिए ये विश्व कप एक दर्शक के रूप में खुद को इस खेल की बारीकियों के हिसाब से ढालने, सीखने और समझने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में हैं और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट जो यहाँ पे खेलने आए हैं, तो सब उनको देखने आ रहे हैं, उनके तरीके को किस तरीके से वो चलाना चाहेंगे और मे भी शायद वो उन सब चीज़ों को नोट डाउन करके कोई एक अपना तरीका बना के उसको यूज़ करेंगे। और हाल मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद उनको मदद भी करे कहीं ना कहीं, चाहे उनकी चीज़ें काम ना करे बट उनके शूट करने के तरीके से शायद उनको कोई मदद मिल जाए। सो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है कि शूटर्स तो यहाँ पे हर इवेंट में 12 या 14 ही हैं, बट स्पेक्टेटर की काफ़ी भीड़ है, आपने फाइनल्स में भी देखा होगा। सो काफ़ी अच्छा है ये भारत के लिए, इवन जो यहाँ पे युवा खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन है। मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई आने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को और हमारे इंडिया से जो भी compete कर रहे हैं एक साथ, तो ये एक बहुत अच्छा डिस्क्लोजर है हम लोगों के लिए। हमें देखने को मिलता है, हम जैसे फॉरेन नहीं जा सकते जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो इंडिया में ये चीज़ हो रही है, तो इससे हमें उनका लेवल देखने को मिलता है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है ये समझने को मिलता है, एंड अपने गेम में क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, इम्प्रूव करना है और कैसे आगे बढ़ना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां वो लोग हैं, इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह के मुताबिक देश में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन, जहां एक तरफ देश की बड़ी प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक आयोजित करने की क्षमता को सामने रखता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल की जड़ों को मजबूती भी देता है। After the Olympics, this is our first World Cup
which has been allocated to us. Thereafter, various other events like the Global University Games would also be conducted in India, and which will be followed by Junior World Cup and various other World Cups. And we are also in the pipeline to train ourselves to host Olympics. बड़े बड़े मेगा इवेंट्स आजकल इंडिया में हो रहे हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2036 का ओलंपिक गेम्स हम हिंदुस्तान में करवाएंगे, और वो बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट होगा। तो मैं कहता हूँ एक मोराल हाई करने के लिए और खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा। वैसे देश ने पहले भी निशानेबाजी का विश्व कप आयोजित किया है, जिसके बेहतरीन नतीजे भी देखने को मिले हैं। ऐसे में एक और विश्व कप की मेजबानी न केवल देश में शूटिंग के खेल के बढ़ते कद को सामने रखती है, बल्कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने के दावों को भी बल देती है। तो एक तरफ जहां भारतीय निशानेबाज अपने अचूक निशाने से सबका दिल जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो युवा खिलाड़ी भी हैं जिनके लिए ये मंच जो है वो बेहद जरूरी है कुछ सीखने का। सीखने से संबंधित तथ्य ये है कि उन्हें अपने आप को किस तरह से इस खेल में ढालना है, किस तरह से अनुभव यहाँ से हासिल करना है, और क्या कुछ वो बारीकियां होती हैं जो सीनियर लेवल पर बहुत ज़रूरी होती हैं। उन सब को समेट करके ये प्रतियोगिता उनके सामने है, जिसको वो देख भी रहे हैं और यहाँ की हर बारीकी को अपने अंदर ढाल भी रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।